Hello everyone. Welcome back to our history class. I hope you all are doing great. Today we are going to start Unit 2. चलिए एक बार इस यूनिट का इंडेक्स देख लेते हैं. टॉपिक 1, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, जैनिज्म और बुद्धिज्म. इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म कैसे शुरू हुए, उनके फाउंडर्स कौन थे और उनकी टीचिंग्स क्या थी. टॉपिक 2, मौर्यन एम्पायर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और अशोकाज धम्मा. इसमें हम मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और एम्परर अशोका के धम्मा को समझेंगे. टॉपिक 3, पोस्ट मौर्यन पीरियड, सुंगस, वेस्टर्न क्षत्रापास, सातवाहनस और कुशानस. यहाँ हम मौर्यन एम्पायर के बाद के इम्पॉर्टेंट डिनेस्टीज और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. टॉपिक 4, ट्रेड, कॉइनेज और कल्चर एज रिफ्लेक्टेड इन संगम लिटरेचर. इस टॉपिक में साउथ इंडिया के ट्रेड, कॉइन्स और संगम लिटरेचर के थ्रू कल्चर को समझेंगे. टॉपिक 5, गुप्ता एम्पायर फ्रॉम श्री गुप्ता टू स्कंदगुप्ता. इसमें हम गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स और उनके अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. टॉपिक 6, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, अग्रेरियन और रेवेन्यू सिस्टम, इकोनॉमी, सोसाइटी और लिटरेचर. यहाँ हम गुप्ता पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी और लिटरेचर को समझेंगे. टॉपिक 7, पोस्ट गुप्ता पीरियड, पल्लवास, चालुक्यास और वर्धना डिनेस्टीज. और लास्ट टॉपिक में हम पोस्ट गुप्ता पीरियड की मेजर डिनेस्टीज और उनके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे. आज हम यूनिट 2 के टॉपिक 1 को स्टार्ट करते हैं. इस टॉपिक का नाम है न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं. 6th सेंचुरी BCE के अराउंड नॉर्थ इंडिया के लोग वैदिक रिलीजन के कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से काफ़ी डिसैटिस्फाइड हो गए थे. सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी, एनिमल सैक्रिफाइस और सुपरस्टिशन भी काफ़ी बढ़ चुके थे. इसी वजह से कुछ नए रिलीजियस मूवमेंट्स शुरू हुए जिन्होंने पीस, इक्वालिटी, कंपैशन और सेल्फ डिसिप्लिन का मैसेज दिया. इन मूवमेंट्स में जैनिज्म और बुद्धिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं. फ्लैट बात करते हैं जैनिज्म की. जैनिज्म के फाउंडर लॉर्ड महावीरा द, जो 24th तीर्थंकरा माने जाते हैं. उनका जन्म कुंडग्रामा, वैशाली के पास 599 BCE में हुआ था. 42 साल की एज में उन्होंने केवाला जनाना यानी सुप्रीम नॉलेज प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने लोगों को अहिंसा, नॉन वायलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन का मैसेज दिया. महावीरा जी का 527 BCE में पवापुरी में निर्वाणा हुआ. जैनिज्म की सेक्रेड लैंग्वेज अर्धामगधी प्राकृत है और इस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग जैन्स कहलाते हैं. फ्लैट देखते हैं जैनिज्म के 5 मेन प्रिंसिपल्स, जिन्हें 5 ग्रेट वाउज भी कहा जाता है. अहिंसा, नॉन वायलेंस यानी किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना. सत्य, हमेशा ट्रूथ बोलना. एस्टे, चोरी ना करना. अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा पोजेशंस ना रखना. ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल और सेलिबसी का पालन करना. ये 5 प्रिंसिपल्स हाई जैनिज्म की फाउंडेशन है और ये हमें सिंपल, डिसिप्लिन्ड और पीसफुल लाइफ जीने की इंस्पिरेशन देते हैं. फ्लैट बात करते हैं बुद्धिज्म की. बुद्धिज्म के फाउंडर सिद्धार्थ गौतम द, जिन्हें बाद में लॉर्ड बुद्धा के नाम से जाना गया. उनका जन्म 563 BCE में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था. 35 साल की एज में बोध गया में उन्होंने एनलाइटनमेंट यानी बोधि ज्ञान प्राप्त किया. इसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट टीचिंग सारनाथ में दी, जिसे फर्स्ट सर्मन या धम्मचक्कपवट्टन सुट्टा कहा जाता है. बुद्धा जी ने 483 BCE में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया. बुद्धिज्म की सेक्रेड लैंग्वेज पाली है और इस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग बुद्धिस्ट्स कहलाते हैं. बुद्धा की टीचिंग्स मेनली 4 नोबल ट्रूथ्स और 8फोल्ड पाथ पर बेस्ड हैं. इनका में एम था ह्यूमन सफरिंग को खत्म करना और निर्वाणा प्राप्त करना. फ्लैट देखते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स. फर्स्ट, दुख यानी लाइफ में सफरिंग होती है. सेकंड, समुदाय यानी सफरिंग का मैं कॉज डिजायर या तन्हा है. थर्ड, निरोधा यानी सफरिंग को खत्म किया जा सकता है. फोर्थ, मैगा यानी सफरिंग से मुक्ति पाने के लिए 8फोल्ड पाथ को फॉलो करना चाहिए. फ्लैट बात करते हैं दी 8फोल्ड पाथ की. इसमें आते हैं राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, right effort,
राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये 8 प्रिंसिपल्स इंसान को एक डिसिप्लिन्ड और पीसफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाते हैं। ए फ्लैट देखते हैं बुद्धिज्म के इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। बुद्धिज्म ने इक्वालिटी, कंपैशन और ब्रदरहुड का मैसेज दिया। इसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एनिमल सैक्रिफाइस का विरोध किया। बुद्धिज्म के स्प्रेड होने से आर्ट, आर्किटेक्चर और एजुकेशन का भी डेवलपमेंट हुआ। इसी पीरियड में नालंदा और विक्रमशिला जैसे फेमस यूनिवर्सिटीज भी फ्लोरिश हुई। बाद में बुद्धिज्म श्रीलंका, चाइना, तिब्बत, जापान और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कई देशों तक फैल गया। इसी तरह बुद्धिज्म ने सिर्फ इंडिया हाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कल्चर और सिविलाइजेशन पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। टॉपिक 2, मौर्यन एम्पायर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और अशोकाज धम्म। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मौर्यन एम्पायर एंशिएंट इंडिया का पहला सबसे बड़ा और पावरफुल एम्पायर था। इसकी स्थापना 322 BCE में चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपने गुरु और एडवाइजर चाणक्य या कौटिल्य की मदद से की थी। बाद में चंद्रगुप्ता और उनके ग्रैंडसन एम्परर अशोका के रूल में मौर्यन एम्पायर और भी पावरफुल बन गया। इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा थी, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। ए फ्लैट फाउंडर्स की बात करें तो चंद्रगुप्ता मौर्य इस एम्पायर के फाउंडर और चाणक्य उनके सबसे महान एडवाइजर थे। चाणक्य ने हाय अर्थशास्त्र जैसे फेमस ग्रंथ की रचना की थी। अगर एम्पायर के एक्सटेंट की बात करें तो मौर्यन एम्पायर उस समय दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर में से एक था। ये नॉर्थ में हिमालयस से लेकर साउथ में कर्नाटका तक और वेस्ट में अफगानिस्तान से ईस्ट में बंगाल तक फैला हुआ था। ए फ्लैट देखते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स। मौर्यन एम्पायर में किंग सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होता था। एम्पायर को प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में डिवाइड किया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली चल सके। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जो एम्पायर की सिक्योरिटी करती थी। साथ हाई स्पाई सिस्टम भी था जो ऑफिशियल्स और लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रखता था। जस्टिस के लिए कोर्ट्स और प्रॉपर लीगल सिस्टम भी था। ए फ्लैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फाउंडर द चंद्रगुप्ता मौर्य, एडवाइजर द चाणक्य कौटिल्य, कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, सबसे फेमस रूलर द एम्परर अशोका। अशोका का फेमस वॉर था कलिंगा वॉर 261 BCE और चाणक्य की फेमस बुक थी अर्थशास्त्र। मौर्यन एम्पायर की सबसे बड़ी स्पेशल फीचर थी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉस्परस इकोनॉमी और अशोका का धम्म, जिसमें पीस, नॉन वायलेंस और मॉरल वैल्यूज पर जोर दिया गया। कंक्लूजन, इस तरह मौर्यन एम्पायर ने एंशिएंट इंडिया में यूनिटी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल डेवलपमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। इसी वजह से मौर्यन एम्पायर को इंडियन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एम्पायर में से एक माना जाता है। Now let's move to the economy of the Mauryan Empire. The Mauryan Empire had a very strong economy. First, agriculture was the main occupation, and most people depended on farming. Second, farmers paid land revenue tax to the state, which was an important source of income. Next, trade and commerce developed both within India and with other countries. Roads and rivers were used for transportation. The Mauryans also used punch-marked coins, which made trade and business easier. Apart from farming, industries and handicrafts like pottery, textiles, metalwork, and handicrafts were well developed. Finally, the state controlled mines, forests, trade, and industries, which helped maintain a strong economy. So, we can say that a strong economy was the backbone of the Mauryan Empire. Now let's move to Ashoka's Dhamma. After the Kalinga War in 261 BCE, Emperor Ashoka was deeply saddened by the destruction and loss of life. Because of this, he accepted Buddhism and introduced the policy of Dhamma. The main principles of Dhamma were non-violence, ahimsa, truth, kindness, compassion, religious tolerance, respect for parents, teachers and elders, and the welfare of people and animals. Ashoka also made many important contributions. He built stupas, pillars, and rock edicts, wrote inscriptions in Prakrit using the Brahmi and Kharosti scripts, and sent Buddhist missionaries to Sri Lanka and other countries to spread Buddhism. In conclusion, Ashoka's Dhamma was a message of peace, tolerance, morality, and public welfare which made him one of the greatest rulers in Indian history.
Now let's move to topic 3, Post-Mauryan period. The post-Mauryan period started after the decline of the Mauryan Empire around 185 BCE. During this period, many regional kingdoms emerged and contributed to India's political, economic, and cultural development. First, let's talk about the Sunga dynasty. The founder of the Sunga dynasty was Pushyamitra Sunga and its capital was Pataliputra. This dynasty ruled from 185 BCE to 73 BCE. Pushyamitra defeated the last Mauryan ruler, promoted Brahmanism and Vedic traditions, performed the Ashwamedha Yajna, and supported Sanskrit literature, arts, and temple construction. Now, let's discuss the Western Kshatrapas. The Western Kshatrapas were also known as the Saka rulers. They ruled Western India, especially Gujarat and Maharashtra. Their most famous ruler was Rudradamanai. He repaired the Sudarshan Lake, promoted trade, commerce, and agriculture, and issued silver coins with Greek legends. So, the post-Mauryan period marked the rise of powerful regional kingdoms that strengthened India's economy, culture, and trade. Now let's continue with the Satavahana and Kushana dynasties. First is the Satavahana dynasty. Its founder was Simukha, and the capital was Pratishthanapathan. The Satavahanas ruled the Deccan region and promoted agriculture, irrigation, trade, and commerce. They encouraged both inland and overseas trade, supported Buddhism and Brahmanism, used the Prakrit language, and issued lead and copper coins. Now, let's discuss the Kushana dynasty. The founder was Kujula Kadphises, while the greatest ruler was Kanishka. Their capital was Purushapura Peshawar. Kanishka expanded the empire into North India and Central Asia, supported Buddhism, organized the Fourth Buddhist Council, and encouraged the growth of Gandhara art. The Kushanas also issued gold coins and promoted art, architecture, and literature. In conclusion, the post-Mauryan period was an important phase of political change, economic growth, cultural development, and religious progress in Indian history. Now let's move to topic 4, trade, coinage and culture as reflected in Sangam literature. Sangam literature is one of the oldest literary traditions of South India. It was written in Tamil language between 300 BCE and 300 CE and gives valuable information about the trade, economy and society of that time. Trade was highly developed in South India. Both internal and overseas trade flourished. South India had trade relations with Rome, Egypt, Greece and Southeast Asia. The main exports were spices, pearls, cotton textiles, ivory and precious stones, while imports included gold, wine, horses and glassware. Important ports like Puhar, Kavaripattinam, Muziri and Korkai played a major role in sea trade. Because of this prosperous trade, wealth increased, cultural exchange took place, political relations became stronger, and many cities and ports developed. Now let's understand the coinage and culture of the Sangam age. Gold, silver and copper coins were widely used in trade. Many Roman gold coins have also been discovered in South India, showing strong trade relations with Rome. Local rulers also issued their own coins, which helped promote trade and economic growth. The culture of the Sangam age was rich in art, music, dance and literature. Tamil language and poetry reached great heights during this period. People followed Hinduism along with local traditions. Society respected bravery, hospitality and family values. The main occupations of the people were agriculture, fishing and trade. In conclusion, Sangam literature reflects the prosperous trade, well-developed coinage system and rich cultural life of ancient South India. Now let's move to topic 5, the Gupta Empire, from Sri Gupta to Skandagupta. The Gupta Empire was one of the greatest empire in ancient India and is known as the Golden Age of India. It was founded by Sri Gupta and reached its peak under Chandragupta to Vikramaditya. The important rulers of the Gupta dynasty were Sri Gupta, Ghatotkacha, Chandragupta I, Samudragupta, Chandragupta to Vikramaditya, and Skandagupta. Among them, Samudragupta was a great conqueror, while Chandragupta too was famous for promoting art, literature and trade. Skandagupta was the last powerful ruler who successfully defended the empire against the Huns.
The Gupta Empire had a strong central administration, a prosperous economy based on agriculture and trade, and encouraged religious tolerance. During this period, Sanskrit literature flourished, Nalanda became a famous center of learning, and scholars like Kalidasa, Aryabhat, Varamihira and Brahmagupta made remarkable contributions. The capital of the empire was Pataliputra, later Ujjain, and the empire lasted from about 240 CE to 467 CE. In conclusion, the Gupta Empire is remembered as the golden age of India because of its achievements in administration, education, science, literature and culture. Now let's move to topic 6, Gupta administrative, agriculture and revenue system. The Gupta Empire had a well-organized and efficient administration. The king was the supreme authority, and the empire was divided into bhuktis, provinces, vishays, districts, vithis and villages. Officials like Kumaramatyas and Uparikas helped in governing the empire smoothly. Agriculture was the main occupation of the people. The government encouraged farming by providing land, irrigation and farming facilities. The main source of state income was land revenue, called bhaga, which was generally 1/6 of the agricultural produce. Other taxes included trade tax, profession tax, forest tax and mine tax. The Gupta economy was strong and prosperous. Agriculture, trade and handicrafts flourished, and gold coins known as dinars were widely used. Trade expanded both within India and with foreign countries. The social system was based on the Varna system, but there was religious tolerance and respect for all religions. The status of women improved, and education and social participation increased. The Gupta period is also famous for its Sanskrit literature. Great scholars like Kalidasa, Vishakhadatta and Sudraka enriched Indian literature, while science and mathematics also made remarkable progress. In conclusion, the Gupta Empire is called the Golden Age of India because of its efficient administration, prosperous economy, fair revenue system, and outstanding achievements in literature, science and culture. Now let's begin topic 7, Vakatikas, Pallavas, Chalukyas and Chola dynasty. After the decline of the Gupta Empire, many regional kingdoms emerged in different parts of India. Among them, the Vakatikas, Pallavas, Chalukyas and Cholas made remarkable contributions to art, architecture and literature. Their achievements enriched Indian culture and laid the foundation for future developments. 8. Vakatikas. The Vakatikas ruled the Deccan region from the 3rd to the 6th century CE, with their capital at Pravarapura. They were great patrons of Brahmanism, literature and art. During their rule, the famous Ajanta caves and beautiful cave paintings were developed, which are still admired today. Though, Pallavas. The Pallavas ruled Tamil Nadu from the 4th to the 9th century CE, and their capital was Kanchipuram. They were famous builders and patrons of art and literature. They built the magnificent rock-cut temples at Mahabalipuram, including the Shore Temple, Pancha Rathas and Arjuna's Penance, which are among the finest examples of Indian architecture. These dynasties played an important role in the political stability and cultural growth of ancient India. 10. Chalukyas. Now let's talk about the Chalukyas. The Chalukyas ruled from Badami between the 6th and 8th century CE, and their capital was Vatapi Badami. They were famous for their temple architecture. They built beautiful temples at Badami, Aihole and Pattadakal. The Aihole inscription is an important source of history, and they also played a major role in the development of the Dravidian style of architecture. 4. Chola dynasty. Now let's move to the Chola dynasty. The Cholas ruled in Tamil Nadu from the 9th to the 13th century CE, with Thanjavur as their capital. They were great empire builders and efficient administrators. They built magnificent temples, and the most famous is the Brihadishwarar temple at Thanjavur, which is a UNESCO World Heritage Site. Literature. During this period, Sanskrit and Prakrit literature flourished, while Tamil literature also reached great heights. Important works include Sangam literature, Silappadikaram, Manimakalai, and the Sanskrit works of Kalidasa. Conclusion. In conclusion, the Vakatikas, Pallavas, Chalukyas and Cholas made remarkable contributions to Indian art, architecture and literature,
leaving behind a rich cultural heritage that continues to inspire us today. So friends, with this we have successfully completed History Semester 2 Unit 2 Part 2. I hope this video helped you understand all the important topics in a simple and easy way. Thank you for watching. See you in the next video with another interesting unit. Until then, take care and goodbye.